तो सीमा हैदर की कहानी में कई सारे झोल हैं, कई सारे सवाल हैं जो उसके पाकिस्तानी एजेंट होने की ओर इशारा करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि अगर उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तानी आना था तो दुबई क्यों गई, सीधे नेपाल क्यों नहीं आई। कई सारे सवाल हैं। 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, यहां एक मोबाइल फोन नहीं संभलता है, फोन एक टूटता है, वो भी पाकिस्तान वाला फोन टूटता है। प्यार का मामला था तो चैट डिलीट क्यों किया। ये सारे सवाल हैं जिस पर आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय, मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं, संजय राणा स्टूडियो में मौजूद हैं, अवधेश जी स्टूडियो में मौजूद हैं, 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित, ओम, अभिषेक और भावना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित, ओम, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप ATS दफ्तर पर मौजूद हैं। जानकारी ये मिली है कि आगे उनके परिवार वालों से भी पूछताछ होगी, आज दोबारा पूछताछ हो सकती है सीमा और सचिन से। क्या इनपुट है आपके पास? राकेश, देखिए, अभी जो ATS की टीम है वो सीमा को उसके गांव से लेकर निकली है जहाँ रघुपुरा में वो रह रही थी। वहाँ पे सीमा के साथ ना सिर्फ उसके पति मौजूद है बल्कि 2 बच्चों को भी आज ATS यहाँ लेकर आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि जो सेक्टर 94 का जो कंट्रोल कमांड सेंटर है जहाँ पे कल पूछताछ की गई थी, आज दोबारा यहाँ पूछताछ की जा सकती है। हमारी मौजूदगी यहाँ पर है, लेकिन सीमा के ऊपर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, क्या सीमा पाकिस्तानी जासूस है, उसको लेकर अब एजेंसीज के हाथ में कुछ इनपुट लगा है, जिसके बाद यूपी ATS तेज हुई है और यूपी ATS लगातार पूछताछ कर रही है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने न सिर्फ यूपी पुलिस से बल्कि SSP जो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो अगर देश के अंदर कोई शख्स आ रहा है उसकी चेकिंग करने, उनसे एक रिपोर्ट मांगे, विस्तृत जानकारी मांगे कि आखिरकार सीमा हैदर किस तरीके से नेपाल से हिंदुस्तान के अंदर। चलिए मोहित, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सीमा हैदर से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि यूपी ATS की टीम जिसका जिक्र मोहित कर रहे थे, यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि यूपी ATS की टीम एक बार फिर से सीमा हैदर को अपने साथ लेकर गई है। यानी सीमा हैदर के रघुपुरा वाले घर से, जो कि सचिन का घर जहां पर सीमा रह रही थी, वहां से लेकर जो ATS का दफ्तर 94 सेक्टर में मौजूद है जहां पर मोहित मौजूद है, वहां पर लेकर आ रही है सीमा हैदर के साथ सचिन मीणा, उनके पिता नेत्रपाल को भी अपने साथ लेकर गई है। कल भी ATS की टीम ने सीमा हैदर, सचिन मीणा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही सचिन के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भावना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भावना, बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ सीमा सचिन से पूछताछ हो बल्कि उसके पूरे घर से पूछताछ हो, क्योंकि इलीगल तरीके से कोई आपके देश में घुसता है, आप उसको अपने घर में रखते हैं, एजेंसियों को बताते तक नहीं है, एक जो देश का कानून है उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, तो पूरे परिवार से भी पूछताछ जरूरी है। देखिए, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं ऐसे में कि किस तरह से आखिरकार सीमा दूसरे देश में एंट्री कर लेती है इलीगल तरीके से, और पूरा परिवार, यहाँ तक कि रघुपुरा के गांव के जो लोग हैं वो भी उसके समर्थन में अब उतर गए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से और कह रहे हैं कि वो हमारे गांव की बहू है। और लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं। कल भी ATS ने 8 घंटे पूछताछ की है और सुबह से ही सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। 8:30 बजे करीब सीमा को लेकर यहाँ से निकला गया है। हम गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बता दें कि बड़े सवाल हो सकते हैं कि आखिरकार सीमा अगर पढ़ी लिखी नहीं है, पासपोर्ट कैसे बनवा लिए, सिम का इस्तेमाल बार बार कैसे किया गया, फोन का इस्तेमाल, चैट्स, तमाम सारी चीजें, और जिस तरह से ओवर स्मार्टनेस में सीमा कई सारे जवाब दे रही थी, वो सुरक्षा एजेंसियों के गले नहीं उतर रहे हैं। और जिस तरह से अब सुरक्षा एजेंसी और यूपी ATS सवाल पूछ रही है, शिकंजा कस रहा है सीमा और उसके परिवार पे। देखिए, सीमा पे तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल सचिन, उसके पिता, उस सचिन के भाई और तमाम परिवार पे भी खड़े होते हैं कि आखिरकार सीमा को यहाँ पर लाना और इतने दिनों तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं देना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन लिहाजा आज देखना होगा कि यूपी ATS कल जिस तरह से पासपोर्ट, सिम संबंधित कई सवाल पूछे गए, अलग अलग सीमा सचिन को बैठाया गया, अलग से पहले पूछा गया, फिर सबको साथ में बैठा के सवाल जवाब हुए। अब देखना होगा कि आज किस तरह की तस्वीर निकल के सामने आती है। लेकिन शिकंजा सीमा पे कसता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के आंख चढ़ चुकी है सीमा, और सीमा जिस तरह से भारत में पहुंची है वो किस तरह पहुंची। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। भावना, आप ऑन द रूट है, मैं आपके पास आता हूं, लगातार नजर बनाकर रखिए। लेकिन अभिषेक, क्या तस्वीरें जरा दिखाइए। नीला दरवाजा पिछले कुछ दिनों से बंद, खबर यह आ रही थी कि अंडरग्राउंड, फिर अचानक से ATS पहुंची है, पता चला घर के अंदर थी। जरा तस्वीरें दिखाइए। जानकारी है कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है घर के बाहर।
देखिए राकेश, सबसे पहले हमने दिखाया था कि दरवाजा किस तरीके से बंद था और नहीं खुला। हम लगातार इसी दरवाजे पे, जो सचिन का घर है जहां पे सीमा रहती थी, वहां पहुंचे थे। दरवाजा खटखटाया था लगातार 2 दिन तक, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बताया यह गया कि वो दूरी बना रही हैं, वो कहीं पे जा चुकी है। लेकिन जैसे ही एटीएस की टीम पहुंची जांच करने के लिए, वैसे ही दरवाजा भी खुलता है, टीमें भी जाती हैं और सीमा को लेकर कल 8 से 10 घंटे तक की जो पूछताछ है वो की जाती है। तमाम लोग यहां पे आपको नजर आएंगे। यहां पे सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, लेकिन वो सीमा के साथ अभी जो है वो चली गई है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या पूरा मामला है? जासूस है, क्या है सीमा? जांच चल रही है, जो सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर से जांच कर रही हैं। अभी इस विषय में हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते। अब जांच में देखो क्या निकल के आता है। सारी टीमें लगी हुई हैं इंडिया की। आपको क्या लगता है? देखो, हम तो कुछ नहीं कह सकते। जो हमारी टीमें लगी हुई हैं, अब देखो जो निर्णय लेंगे तो उसे निर्णय मानना पड़ेगा। जासूस है तो जासूस की सजा मिलेगी, जो क्लियर है तो वो क्लियर यहाँ रहने पड़ेगा। आप लोग जब बात करते सीमा से तो क्या लगता था? बात करने से कुछ गुमराह करने वाली बातचीत करती थी या किस तरीके का व्यवहार था? चूंकि आप लोग पड़ोसी हैं उसके। नहीं, पड़ोसी तो हम तो थोड़े से दूर के रहने वाले हैं, लेकिन देखो अभी मैंने लाइव के मतलब देखा नहीं है मैंने उनको। बस कभी एक बार आया था, बस मैंने सिर्फ एक बार देखा था उनको। जब भी देखा था मैंने कैमरे पे देखा था, वीडियो में यूट्यूब पर देखा था मैंने। आपको क्या लगता है? सर मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखिए, लोग बच भी रहे हैं बोलने से, क्योंकि अब जिस तरीके से यूपी एटीएस ने इस पूरे मामले को संभाला है, पूछताछ जारी है। 10 घंटे तक कल पूछताछ की गई थी। हर एक पहलू पे पूछताछ की जा रही है, चाहे वो पासपोर्ट हो, सिम कार्ड हो, मोबाइल फोन हो, रूट हो। हर तरीके से यूपी एटीएस इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि क्या कोई ऐसा लूपहोल तो नहीं था उस पूरे मामले में। आप यही के रहने वाले हैं? नहीं, चकबीरमपुर। हाँ, तो यह क्या लगता है आपको? सीमा क्या है? आईएसआई एजेंट है, जासूस है? क्या लगता है आपको? सब कह नहीं सकता, अभी तो जांच हो रही है ना, एजेंसी जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हाँ जी। आप लोग का विश्वास क्या कहता है? आप लोग को क्या लगता है? नहीं कह सकते ऐसा सब, कुछ नहीं कह सकते। देखिए, पहले लोग यहाँ पे भी बोलते थे कि सीमा यहाँ की बहू है, लेकिन अब धीरे धीरे जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब जांच करने दीजिए, एजेंसियां जांच करने के बाद ही ये बात पता पाएंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के सामने आया है, काफी ज्यादा चौंकाने वाला। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आती तो बिल्कुल स्वागत था, पूरा देश सपोर्ट करता, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और जिस तरह की परिस्थितियों में पहुंची है, जो डॉक्यूमेंट इसके पास है, जिस तरीके से मोबाइल फोन क्रश्ड हैं, सारे डेटा उड़े हुए हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। और यही कारण है कि देखिए, एटीएस ने कल 10 घंटे पूछताछ की। आज सुबह तड़के जो है एटीएस की टीम पहुंची और इसके साथ साथ यूपी पुलिस की जो ग्रेटर नोएडा पुलिस की टीम थी, उसके साथ मिलकर आज भी जो सीमा, सचिन और उसके जो पिता है सचिन के नेत्रपाल, उनको ले जाकर अभी पूछताछ कर रही है। क्या कुछ निकल के सामने आता है आज काफी बड़ा हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि बच्चे भी साथ गए हैं। तो क्या इंडिविजुअली एक एक करके ये पूरी पूछताछ की जाएगी, सारे इनपुट को खंगाला जाएगा, लिया जाएगा? अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। 3 मेहमान खासतौर पर हैं, अवधेश जी, संजय राणा और AK श्रीवास साहब हैं। और उससे पहले जरा स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी रख दीजिए कि क्या सीमा पाकिस्तानी जासूस है। उसकी एक नहीं बल्कि 10 बड़ी वजह हैं, और 10 बड़ी वजह हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख भी रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड मिलता है, 6 पासपोर्ट है। 6 पासपोर्ट की जरूरत क्या है? आप ये देखिए, पहली वजह है 3 फर्जी आधार कार्ड, दूसरी वजह है 6 पासपोर्ट। 6 पासपोर्ट की जरूरत क्या है भाई? तीसरी वजह है आधार में एडिट कर सचिन का नाम जोड़ दिया, जबकि आधार में अगर आपको कुछ एडिशन डिलीशन करवाना है उसके लिए सेंटर बने हुए हैं। चौथी वजह है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। पांचवी वजह है कि 4 मोबाइल 1 सिम, हमसे आपसे 1 मोबाइल नहीं समझता, 4 मोबाइल लेकर मैडम चल रही हैं। छठी वजह है कि फोन से चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी, जब कुछ गलत नहीं था और मामला सिर्फ प्यार का था तो चैट हिस्ट्री डिलीट क्यों की? 7वीं वजह है कि 5वीं पास, लेकिन वकीलों की तरह तर्क, जब आप बातचीत करिए लगता ही नहीं है कि कम पढ़ी लिखी है महिला है। 8वीं वजह है कि 5वीं पास लेकिन फराटेदार अंग्रेजी, और अंग्रेजी के शब्दों का ऐसे इस्तेमाल जैसे हम आप भी शायद ना कर पाए। 8वीं वजह, 9वीं वजह तकनीक की अच्छी जानकारी। अब सोचिए, कम पढ़ा लिखा, वो भी पाकिस्तान में, वो टेक्निकली कितना साउंड हो गया, तो ये बात शक पैदा करती है। और 10वीं वजह है नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई। नेपाल किस तरीके से टेरर रूट बना आगे आपको बताएंगे। लश्कर के आतंकी पकड़े जा चुके हैं, यासीन भटकल को वहां से पकड़ा जा चुका है, यासीन भटकल का सहयोगी हड्डी वहां से पकड़ा जा चुका है। तो नेपाल लूट उसने क्या ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया, या किसी ने उसको फीड किया कि नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसो? अवधेश जी, मैं एक सवाल आपसे, उसके बाद श्रीवास साहब के पास और फिर संजय राणा जी के पास जाऊंगा। तमाम चीजें आपने अपने जर्नलिस्टिक करियर में जब एक्टिवली आप ग्राउंड पर थे आपने कवर की होंगी, तमाम एजेंट की कहानियों को आपने उस दौरान कवर किया होगा। ये कहानी जो 10 वजह हमने आपको बताई, क्या आपको भी लगता है कि ये 10 वजह काफी हैं इस शक को पुख्ता करने के लिए कि ये जासूस हो सकती है? 4 मोबाइल, 6 पासपोर्ट, जरूरत क्या है?
नेपाल का रूट? देखिए, आपके दर्शन जो हैं ये ठोस आधार पर हैं, इसलिए संदेह की तो उसके जितने एस्पेक्ट है सब संदेह की गुंजाइश पैदा करते हैं। जो कुछ भी एक एक करके जो फैक्ट्स आ रहे हैं वहां से, वो कितने फैक्ट्स हैं, जो कहानियां आ रही हैं, वो सब संदेह पैदा करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दो पहलुओं से कि देखिए, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इतनी चुस्त और सतर्क हैं। नेपाल को लेकर जो कुछ आपने सुनाया वो भी उनके पास फैक्ट है, इसलिए जो कुछ उसके बारे में सच होगा वो जानेंगे, उसके अनुसार हमारे देश की कानूनी एजेंसियां एक्शन करेंगी। दूसरे को जो देश पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, मैंने ये पहले भी कहा है, जिस देश के जवान पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आतंकवादियों को, उनकी रक्षा करने वाले जवानों के साथ लड़के उनको बजाबता उनको मृत्यु दे करके आके और फोन कर दे सकते हैं कि हम आपके यहां घुसे थे, आपके लोगों को मारा है, आप इसको उठा करके ले जाइए, हम बमबारी कर सकते हैं, तो हमको इसका भय नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके भारत के अंदर तनाव पैदा करना, दंगा पैदा करना, कुछ और अस्थिरता पैदा करने के लिए इस ढंग से प्लान कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमको सतर्क होना चाहिए। जो कानूनी एजेंसियां हैं कानूनी करेंगी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं जब तक कि स्पष्ट नहीं हो जाएगा, हम सारे संदेह करेंगे, लेकिन भारत देश है जहां कानून का शासन है, जब तक उसका स्पष्ट नहीं होगा कि इसने इस प्रकार से देश को धोखा दिया है, हमारी कानूनी एजेंसियां नहीं अवधेश जी, बात आपकी ठीक है, एजेंसियां काम कर रही हैं और संदेह होता है तो ही इंक्वायरी होती है। नहीं, लेकिन पहली तो बात है कि अगर मामला प्यार का था, सब कुछ ठीक था, तो वीजा लेकर आती ना कि भाई मैंने शादी कर ली हिंदुस्तानी नागरिक से। नहीं, ऐसा है कि पाकिस्तान में संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि प्यार भी हो सकता है, क्योंकि प्यार में किसी सीमा तक आदमी गया है, अनेक कहानियां हैं। मोहब्बत में 2020 से उसका संपर्क है, उसने यूट्यूब देख करके सारी चीजें सीखी होंगी, तो वो भी इसका एक एस्पेक्ट है। अच्छा ठीक है सिवाज साहब, जरा बताइए एक जासूस कैसे होता है, किस तरीके से बिहेव करता है? जिस तरीके से सीमा हैदर है, 5वीं पास, उसके पति ने कहा कि वो तो 5वीं भी नहीं पढ़ी है, 5वीं भी नहीं पढ़ी है, कभी स्कूल ही नहीं गई, मार्केट तक नहीं, मॉल जाना हो तो पति को साथ लेकर, गुलाम हैदर को साथ लेकर जाती थी, वो 2 मुल्क पार करके नेपाल का रूट इस्तेमाल करके चली आती है। आमतौर पर लो प्रोफाइल, जरा दर्शकों को समझाइए कि एक एजेंट, एक जासूस किस तरीके से दूसरे देश में जाता है, कैसे खुद को छिपाता है, कैसे बिहेव करता है, जरा वो बताइए सबसे पहले। हाँ बिल्कुल रखे, देखो दो बातें हैं, आपने बहुत अच्छा बताया, बड़ा कवर किया। सच्चाई यह है कि जो आईएसआई अपने एजेंट को भेजती है भारत में, कुछ इसी तरीके से कार्रवाई होती है। और ये सच्चाई है, कुछ एक पहलू हैं, जैसे मल्टीपल उसके पास पासपोर्ट, मल्टीपल उसके पास मोबाइल, फिर वो मोबाइल तोड़ दिया गया जिसको पाकिस्तान के साथ बातचीत करती थी। मगर मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है कि ये जो रूट है, जिस प्रकार से कराची से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर भारत के अंदर बढ़ना, ये एक चिंता का विषय है। और ये पहली बार नहीं है, ये जो हमारी एसएसबी लगी हुई है वहां पर अभी भी पोरस बॉर्डर है, और ये मुझे लगता है हमें थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। फेक करेंसी, ड्रग्स और इसी प्रकार से टेररिस्ट का आना जाना भारत और नेपाल में, वो एक चिंता का विषय है। जो बात आप कर रहे थे कि वो कि किस प्रकार से वो दुबई क्यों गई, दुबई से नेपाल, क्योंकि अगर वो कराची से नेपाल आती तो फिर वो टारगेट पे होती, रडार पे होती। यहां से रडार, कराची से वो दुबई जाए तो रडार हट गया, दुबई से जब नेपाल आते हैं तो उसको इतना ज्यादा ध्यान से नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है हमारी इंटेलिजेंस इस पे काम कर रही है, और एनआईए भी मेरे को लगता है आने वाले समय में इसको लेगी, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा पूछने का मकसद था कि एक जासूस अगर दूसरे देश में गया तो जिस तरीके से सीमा हैदर आसानी से लोगों के साथ घुल मिल गई, क्या इसी तरीके से बिहेव करता है? इलीगल एंट्री, कम पढ़ा लिखा खुद को बताना, लेकिन आप चले जाइए इंटरव्यू कीजिए, लगभग हिंदुस्तान के अधिकांश चैनलों ने इंटरव्यू कर लिया, मैंने 2 बार बातचीत कर ली, इतना कॉन्फिडेंट होकर मीडिया के सवालों का जवाब कि उतने लोग आम लोग नहीं दे पाए। ये तो बिना ट्रेनिंग के हो सकता है क्या राकेश? बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल ऐसा लगता है आईएसआई की ट्रेंड एक प्रकार के स्पाई है, क्योंकि सारी चीजें उसी को पॉइंट आउट कर रही हैं। 5वीं क्लास इंग्लिश बोलना, मल्टीपल पासपोर्ट रखना, मोबाइल रखना, और ये ट्रेंड है।
और ये 4 बच्चों के साथ आना, जान के कि उसको दिखाना कि वाकई इसको सचिन से प्यार हो गया और ये आई अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये आईएसआई किसी हद तक जा सकती है और ये वेरी वेल ट्रेंड है, इसको इतनी जल्दी तोड़ना बड़ा आसान नहीं होगा। अगर आप इंट्रोगेशन करेंगे तो तब इसको एक प्रकार सोचना कि ये जल्दी ही कन्फेस कर लेगी, मुझे लगता नहीं। अगर ये एक एजेंट है शिवाज साहब, मैं आता हूं आपके पास, बहुत ज्यादा डिटेल। शिवाज साहब, मैं आता हूं आपके पास, सारे मेहमान बने हुए हैं और इससे पहले कि संजय राणा मैं आपके पास आऊं, एक जरा ग्राफिक्स दिखाइए। जिस नेपाल रूट की चर्चा मैं कर रहा था, जिस नेपाल रूट का जिक्र अभी शिवाज साहब कर रहे हैं कि नेपाल रूट टेरर रूट कैसे बन गया। इकरा भी नेपाल के रास्ते भारत आई थी, बाद में उसे डिपोर्ट कर दिया गया, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट, 17 फरवरी को इसी साल चीनी जासूस नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ कुछ रिसेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। आईएसआई द्वारा आतंकियों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर नेपाल का इस्तेमाल होता रहा है, इसकी एजेंसियां तस्दीक भी करती रही हैं समय समय पर। 29 अगस्त 2013 नेपाल बॉर्डर से यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई थी। एक और फैक्ट यासीन भटकल से जुड़ा हुआ, यासीन भटकल का करीबी तहाडी जिसकी मैं चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहा था, वो भी नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। साल 2016 एनआईए ने लश्कर के 5 आतंकियों को इसी नेपाल रूट से पकड़ा था। तो आप सोचिए कि कैसे आईएसआई नेपाल रूट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता है चेकिंग बहुत ज्यादा नहीं है, फ्री एक्सेस है लोगों का, तो आसानी से पहले नेपाल भेजो, नेपाल से फिर हिंदुस्तान में एंट्री करा दो। संजय राणा, देखिए राकेश जी, जब हम बात करते हैं तो 2 एंगल मुझे समझ में आ रहा है। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जिस तरह से पूरी कहानी आईएसआई या पाकिस्तानियों द्वारा रची गई है कि आप कराची से दुबई जाइए, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया। जब हम इंडिया में आता मेरा एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। जब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, उस महिला के पास 5 पासपोर्ट मिलता, चलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होता मान लेते, लेकिन 3 आधार मिलना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसके पास 4 से 5 मोबाइल, आपने बताया वो 4 से 5 मोबाइल कहां से आ गए, ये प्रश्न चिन्ह हो जाता है। वो 4 बच्चों के साथ आराम से नोएडा में आ जाती है। नोएडा कोई छोटी मोटी जगह नहीं जहां पे आदमी छिप सके, यहाँ पे आ जाती है, आराम से रहती है और किसी को पता नहीं चलता है। और एक वकील जो शादी कराने जा रहा था, एक वकील द्वारा जब एजेंसीज को बताया जाता है या पुलिस को इत्तला दी जाती है, तब जाके कार्रवाई होती है। देखिए, किसी को पढ़ा लिखा होना, इस पे मैं नहीं मानता हूं पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको लैंग्वेज नहीं आती। कई आप जाइए टूरिस्ट प्लेसेस पे, अनपढ़ होते हैं लेकिन उनको 5 से 7 देशों की भाषाओं का ज्ञान होता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस उसका दिख रहा है, मैं काफी चैनलों पे संजय राणा, जो महिला ये कहे कि वो कभी घर से बाहर नहीं गई, जिस महिला का पति ये कहे कि ये मॉल तक अकेले ना जा सकती हो, वो महिला आपको लगता है कि 2-3 भाषाएं सीख लेगी? देखिए, वही मैं बोल रहा हूं, ये एक, और वो भी जो दावा कर रही थी कि उसने गुलाम हैदर से शादी के लिए एक एफिडेविट आया है, कहिएगा तो दिखा भी देंगे दर्शकों को। बिल्कुल आप सही एक एफिडेविट आया है जब गुलाम हैदर से शादी के लिए उसने अपने परिवार से विद्रोह कर दिया था। देखिए, मैं राकेश, और कहा था कि मैं अपने परिवार वालों को छोड़ रही हूं गुलाम हैदर के लिए। देखिए, मैं राकेश यही बोल रहा हूं कि उसके ऊपर मल्टीपल संदेह के कारण हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर बताया, इंटरनल फैक्टर में डिस्कशन कर रहा हूं। लैंग्वेज कैसे कोई सीख सकता? अगर कोई सीखा है तो उसको ट्रेनिंग तो दी गई होगी। अगर वो घर के बाहर नहीं गई, उसको ट्रेनिंग कहां से मिली? संजय राणा की ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग दी गई, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद हमें लगता है कि हमें सचिन और सचिन की फैमिली के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी आपका प्यार किसी से भी हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं, प्यार किसी से आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई आता है तो आप अपने एजेंसीज को, अपने पुलिस को, अपने थाने को बताएंगे कि भला भला व्यक्ति मेरे पास आया है। और उसको छुपा के रखना जिस तरह से किया गया कार्य, हमें कहीं लगता है कि संदेह के दायरे में वो भी हो सकता था कि हनी ट्रैप मैटर आज का नहीं, हनी ट्रैप बहुत पहले से, और ऐसे लोगों को ही टारगेट या हनी ट्रैप में फंसाया जाता है जो कहीं ना कहीं इस तरफ से सीधे होते हैं या थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं या वो समाज से थोड़े से अलग होते हैं और इस चीजों में फंस जाते हैं। और या तो फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी हो, जैसे बड़ा आदमी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो, ऐसे लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। तो ये हनी ट्रैप का मैटर हो सकता है। जैसे आपने प्रश्न शिवाज साहब से पूछा था कि एजेंट का बिहेवियर कैसा होता है, राकेश जी, एजेंट का बिहेवियर ऐसे होता है, बहुत ही जल्दी सब लोगों में घुल मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि वो उनका जन्मों जन्म का साथी है और जन्मों जन्म से एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी है, हमें लगता है कि एजेंसीज को इस पे जांच करनी चाहिए। पाकिस्तान तो कभी आपको बोलेगा नहीं कि मेरा एजेंट है। और ये देखिए, अभी इलेक्शन आने वाले 2024 नहीं, पाकिस्तान ने तो कसाब को भी नहीं बोला, वो तो कभी बोलेगा नहीं, मैंने बोला, वो तो कभी बोलेगा नहीं, मेरे एजेंट नहीं कहा था। और कोई भी देश अपने एजेंट को एजेंट स्वीकार नहीं करता, ये फैक्ट है ग्लोबली। लेकिन ये देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है, इसके पीछे कहीं साजिश तो नहीं हो सकती? हो सकता है हमारे देश में कुछ अराजक तत्व आने या कुछ एक्टिविटी करने का हो सकता है कुछ ऐसे असामाजिक एक्टिविटी होने वाली हो। तो ये जांच का विषय है और जिसमें हमें लगता है कि जांच एजेंसियों को सघन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए, पूरा टेरर एंगल देखना चाहिए। हम कहते हैं एनआईए को
इमीडिएटली एटीएस नहीं एनआईए को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल टेररिस्ट का मैटर हो सकता है। देखिए ऐसा कोई भी, हमारे पास 5 पासपोर्ट नहीं, आपके पास है ना, अवधेश जी के पास है ना, किसी के पास होगा। क्या है? नहीं, हम लोग गलत काम नहीं करते। संजय राणा जी, जरूरत क्या है 6 पासपोर्ट की? और देखिए आपके पास कितना मोबाइल है? हमारे पास 2 मोबाइल है और 2 ही मोबाइल है, 2 ही नंबर है, पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं, लेकिन 4 मोबाइल नहीं रह सकता। और मेरे कोई चैट डिलीट नहीं करने की जरूरत पड़ती, कि हमेशा कोई काम ही नहीं करते मुझे चैट डिलीट करनी पड़े। तो ये देखना चाहिए कि ये जितनी लड़की जो समझदार है, टेक्नोलॉजिकली आपने बताया कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। देखिए कक्षा 5 पढ़ा हुआ आदमी, अभी से अवधेश जी ने बोला कि यूट्यूब से सीख सकता है, सीखने के लिए हम बहुत सी चीजें और वो 5 की पढ़ाई भी, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूं। 5वीं तक की ठीक पढ़ाई भी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की पढ़ाई 5वीं तक की आप समझ सकते हैं किस मदरसे के लेवल की होगी, उसमें क्या टेक्नोलॉजी सिखाई जाती होगी, उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही संदिग्ध लग रहा है जिस तरह का बिहेवियर है, चाहे वो किसी भी चैनल पे। मैं अवधेश जी और शिवाज जी से आगे ये समझने की कोशिश करूंगा कि मान लिया शक के आधार पर कि सीमा पाकिस्तान की एजेंट है, आईएसआई की एजेंट है, तो इसके पीछे पाकिस्तान आईएसआई का मकसद क्या है, ये मैं सवाल करूंगा, आता हूं। लेकिन उससे पहले अवधेश जी, मकसद क्या हो सकता है पाकिस्तान का, मान लिया शक के आधार पर सीमा आईएसआई एजेंट? देखिए राकेश, पूरी दुनिया में महिला जासूसों की अनेक कथाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो कथा थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में माता हारी की। किसी को मालूम ही नहीं था कि दोनों तरफ की जासूस है। वो डांस करती थी, लोगों के साथ दारू भी पीती थी, सो भी घूम रही। तो माता हारी के बारे में जब पता चला है, जब उसको फांसी की, तब लोग हैरत में पड़े कि पता नहीं कितने कितने सैनिकों की हत्या उसके कारण जो है मृत्यु हुई थी। तो अनेक कथाएं हम लोगों ने पढ़ी अपने देश की। ये क्या रजनी पंडित नाम के जासूस की कथा 2021 में चली थी कि कैसे कैसे उसने स्वयं को कैसे बचाया है, कैसे लोगों को फंसाया है। तो अनेक कथाएं हमारे सामने होती हैं। तो मैं संदेह को तो बिल्कुल खारिज नहीं कर सकता हूं। दूसरे, पाकिस्तान का अनेक मकसद है। एक तो उसका सनातन 2 मकसद रहा है। एक तो उसके अंदर ईर्ष्या रही है भारत को लेके कि हमने इस देश को तोड़ने की कोशिश की, हम इससे अलग हो गए, लेकिन यह देश कैसे शांत रहेगा, यहाँ पीस क्यों है। तो उसके लिए हमारे यहाँ भी लगता है कि यहाँ के तो मुसलमान हैं, उनको भड़काए जा सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि कुछ ऐसा काम करो कि हिंदू मुसलमानों में तनाव हो, यहाँ एक राइट्स हो जाए, दंगे हो जाए, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए। ये पाकिस्तान की कोशिश रहती है। तो उसमें एक महिला मुसलमान को यहाँ प्लांट करके, एक हिंदू को लेकर के एक वातावरण यहाँ बनाओ, क्योंकि वहां भी जो पाकिस्तान की धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी मुस्लिम लड़की को नहीं छोड़ा तो हम यहाँ के हिंदुओं लड़कियों को उठा के उनके साथ करेंगे, वैसे एलिमेंट्स भारत में भी तो है। तो यह चीजें हो सकती है कि आप दंग भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे अनेक। दूसरी जो स्थिति है कि पाकिस्तान में लंबे समय से एक बहुत बड़ा वर्ग गजवाए हिंद का समर्थक रहा है। उसका मानना रहा है कि भाई हम इस्लामिक देश हो गए, अफगानिस्तान हो गया, हालांकि बांग्लादेश कंप्लीट इस्लामिक देश संविधान में नहीं है, लेकिन हो गया है। ये बीच में एक कैसे देश है, इसको कैसे बदलना है। तो बदलने के लिए उस देश को अस्थिर करना, उस देश में हर प्रकार की कोशिश वो करते हैं। तो अभी तो आप ही क्या खबर आ रही थी, कश्मीर में एक युद्ध चल रहा है। तो अनेक कारण उसके होते हैं। और इस समय पाकिस्तान जिस दुर्दशा में है, उससे देश का ध्यान अट्रैक्ट करना, वहां से आवाज उठ रही है कि हमारे देश में कोई नरेंद्र मोदी की जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमारा देश भारत की तरह क्यों नहीं हुआ है। तो अनेक क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इसलिए कि अभी हमारे टेलीविजन पर, मैं 3-4 नहीं, एक चीज और है, एक चीज और है अवधेश जी, मैं पत्रकार होने के नाते भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। खत्म कर दूंगा बोलना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रवक्ता बैठ रहे हैं अलग अलग टेलीविजन पर, हमारे यहाँ बैठे थे, वो मानते ही नहीं है कि पाकिस्तानी है। तो ये ज्यादा संदेह पैदा करता है कि सरकारी पार्टी उसको नकार क्यों रही है। ठीक है, एक चीज और, पाकिस्तान के आप देखिए यहां पर करीब करीब अधिकांश चैनलों ने, आज हम इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं, पिछले 6-7 दिन से मैं शाम को 5 बजे राष्ट्रवाद में लगातार इस पर डिबेट कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के अवधेश जी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन चैनल्स पर आपको यह खबर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगी। यूट्यूब पर जरूर है, यूट्यूबर जरूर इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने वहां के पत्रकारों से पूछा, जो लिबरल जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि कमांड आया होगा कि इस खबर को मत दिखाओ, दबा के रखो। तो क्या यह भी शक पुख्ता करता है कि एजेंट है? नहीं, कई प्रकार के शक। देखिए वहां बीबीसी पहुंच गए या ब्रिटेन का इंडिपेंडेंट का रिपोर्टर पहुंचा उसके घर, जो हमारे सामने रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को कंप्लीट साइलेंस है यहाँ। तो कमांड, ऊपर से कमांड की खबर नहीं दिखानी है। अब तो इसलिए ये जो सरकार अगर इसमें इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि इस खबर में हमको नहीं जाना है, उसके अनुसार वहां की मेन स्ट्रीम की मीडिया एक्ट कर रही है, तो जो पाकिस्तान भारत के किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, हंगामा करता है, विरोध करता है, तो ये सारे जो है संदेह के उसके रूट्स हैं। देखिए दुबई से मुझे अच्छी तरह याद है
गुजरात के दंगों के बाद अनेक आतंकवादी मुंबई से लेकर गुजरात दिल्ली में पकड़े गए, अलग अलग कर्नाटक में पकड़े गए, जिन्होंने बताया कि मैं यहां से काम करने दुबई गया था, वहां गुजरात दंगों की हमको वीडियो दिखाई गए, वहीं उसको तैयार किया गया, वहां से उसको पाकिस्तान भेजा गया, फिर वो दुबई के रास्ते भारत आया है। अनेक ऐसे चलिए मैं इस पर चर्चा करता हूं, लेकिन सिवाज साहब एक चीज जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले अवधेश जी से पूछा था कि पाकिस्तान आईएसआई का मकसद क्या हो सकता है प्लांट कराने के पीछे? क्या यह हो सकता है कि अभी सीमा हैदर को प्लांट करा दो, कि स्टोरी बनाइए, कुछ समय शांत रहिए और उसके बाद सीमा एक स्लीपर सेल की फौज खड़ी करे, या फिर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकता है उसकी तैयारी करे, मसलन आधार कार्ड, आइडेंटिटी रिलेटेड, रहने की सुविधा से लेकर, क्या यह सब कुछ आईएसआई की प्लानिंग हो सकती है सीमा हैदर को प्लांट करने के पीछे, या कुछ और? आपका एनालिसिस क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, सच्चाई ये है कि इसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और एटीएस के साथ मुझे लगता है एनआईए भी इन्वॉल्व होनी चाहिए कि इसके हैंडलर कौन है आईएसआई के, इसके ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल किन्होंने इसकी मदद की है यहाँ आने के लिए, किस प्रकार से इसने जो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया, और ये कौन से एक प्रकार से पूरे जो ठीक है। इस वक्त बड़ी खबर शिवाज साहब, मैं आपके पास आता हूं सूत्रों से बड़ी खबर। एटीएस पूछताछ लगातार कर रही है, पूछताछ शुरू भी हो गई है और बड़ी खबर यह आ गई है कि जब एटीएस ने सवाल दागे तो उस दौरान सीमा हैदर रोने लगी। पूछताछ में सीमा ने गोलमोल जवाब दिए, चैट डिलीट करने पर भी गुमराह किया। एक बार फिर सीमा से पूछताछ करने की तैयारी है और अगर जरूरत पड़ती है तो जमानत कैंसिल करने के साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी एटीएस की भी यह भी तैयारी है कि जो जमानत दी गई है उस जमानत को खारिज करा दिया जाए कोर्ट में जाकर और बाकायदा फिर कस्टडी में ले लिया जाए और कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब जानकारी ये आ रही है, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दूसरे राउंड की पूछताछ की तैयारी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि रोने लगी एटीएस के सवालों से सीमा हैदर। देखिए, बिल्कुल जैसे ही कल 10 घंटे की पूछताछ एटीएस ने की, उसमें जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि जब उससे सवाल कई पूछे गए कि आखिर उसके भाई और चाचा जिसकी आर्मी में रहने की बात सामने आ रही है, उसके अलावा जो चैट्स डिलीट हुए हैं वो किनके चैट्स थे, क्यों डिलीट किए गए थे, कब डिलीट किए गए थे, और जब सवाल किए गए कि टूटे हुए मोबाइल फोन और 5वें सिम के बारे में, तो वो गुमराह करने लगी, घुमाने लगी। और जब जांच तेज हुई, थोड़ा और प्रेशर बनाया गया, तो भबक भबक के रोने लगी सीमा एटीएस की पूछताछ में। बहुत बड़ी खबर है ये, यानी कि जिस बात को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके से वो गुमराह कर रही है बातों को, वो लगातार एक कहानी बना रही है, एक प्लॉट तैयार कर रही है, उसी बात को अब धीरे धीरे खुद सीमा अपनी जांच में शामिल कर रही है। क्योंकि कल जिस तरीके से वो रोई है, जो बातों को जवाब जो घुमा फिरा के उसने दिया है, गुमराह किया है, यही आज एटीएस को दोबारा पूछताछ करने के लिए जो है वो प्रेशराइज किया। अब देखिए क्या हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि जमानत उसकी कैंसिल हो जाए, एटीएस रिमांड पे ले ले, क्योंकि जब उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी एटीएस को, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है अभी तक सीमा के पास जो ये प्रूफ कर सके कि भाई प्यार में वो इस तरीके से आई है। पबजी का मामला है, किस वीपीएन के जरिए वो पबजी खेलती थी, आखिर किस तरीके से ये पूरे मामले को किसी ने गाइड तो नहीं किया है। जब वो नेपाल के रास्ते आई थी तो किसने किसने मदद की थी। आप जरा सोचिए, 5वीं पास कोई महिला इस तरीके से टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस हो जाए और इतनी सारी बातों को फराटेदार तरीके से वो बिना किसी डरे बताए, ये एक बड़ा संदेह पैदा करता है। और यही कारण है कि एटीएस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, सघन जांच कर रही है और लगातार जो सवाल है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया सब काम से जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? मामला सिर्फ प्यार का था तो इल्लीगल तरीके से भारत में क्यों प्रवेश किया? आपको पता होना चाहिए था कि यह अवैध तरीका है, आप पकड़े जाएंगे और कानून आपको सजा देगा, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। 6 पासपोर्ट की जरूरत क्या है, 4 मोबाइल की जरूरत क्या है, पाकिस्तान वाला आईफोन कैसे टूटता है, चैट हिस्ट्री डिलीट क्यों होती है, ये तमाम सवाल है।